नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बस कुछ ही घंटों का इंतजार, उसके बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और यह साफ हो जाएगा कि किसके बनने जा रही है सरकार और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। पर नतीजे आने से पहले जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, कुछ हद तक ये साफ हो गया है कि एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है और विपक्षी कुनबा को बड़ा झटका लग रहा है। और नतीजे आने से पहले ही विपक्ष ने रोना शुरू कर दिया है। सोनिया गांधी कह रही है कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, कल कुछ तस्वीर बदलती नजर आएगी। तो वहीं दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, नतीजों में खलल डालने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। तो नतीजों से पहले विपक्ष में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से विपक्ष पूरी तरह से बेदम लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर नजर आ रहा है, बताएंगे आपको। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज की रात विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत भारी है क्योंकि कल से तस्वीर कुछ और होगी। एनडीए की बड़ी जीत, ये तो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं। नतीजों में क्या तब्दील होगा और इन नतीजों को लेकर विपक्ष में क्या चल रहा है? देखिए, अभी अभी खबर आई है कि जयराम रमेश ने एक लेटर जारी किया है। लेटर में यह कहा है कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता टेलीविजन पर रिजल्ट ना देखें। उन लोगों से कहा गया है कि रिजल्ट की सही जानकारी अगर लेनी है तो कांग्रेस कार्यालय में सारे लोग इकट्ठा हो जाएं। अब कार्यकर्ताओं को आप कार्यालय में इकट्ठा करा रहे हो, कार्यकर्ता बचे भी हैं आपके पास या नहीं बचे हैं? और इस तरह का अगर आप फरमान जारी कर रहे हो, मीडिया से इतनी घृणा हो गई। आज फिर प्रवक्ताओं को कह दिया गया कि जहां एग्जिट पोल के बारे में डिस्कशन हो वहां नहीं जाना है। मतलब आपकी प्रायोरिटी ही मिसप्लेस्ड है। लड़ना था भारतीय जनता पार्टी से, आपने मोदी को टारगेट कर लिया। आपको सवाल उठाने थे देश की सरकार के ऊपर, आपने प्रधानमंत्री को गाली देना शुरू कर दिया। आपको लड़ना है एनडीए से, आप मीडिया के पीछे पड़ गए। यह कोई आज की बात नहीं है। यह जब से राहुल गांधी 2019 में चुनाव हारा है तब से दिमाग डिरेल हो गया इन लोगों का। आपको लड़ना किससे है, लड़ाई किसके खिलाफ? आप देखिए, बहुत दिनों तक बहुत सारे, अब आज भी कई सारे चैनलों के ऊपर कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं आता है, मना कर दिया गया है। भाई, आप कब तक मीडिया से दूरी बना करके चुनाव लड़ोगे? ये यूट्यूबर्स जिताएंगे तुमको? बुद्धि भ्रष्ट हो गई इन लोगों की। मैं तो ये चाहूंगा कि जितने टेलीविजन चैनल वाले हैं वो जहां जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यालय हैं, जहां इनको इकट्ठा करने के लिए बुलाया गया है, वो भी थोड़ा लाइव दिखाएं कि राहुल गांधी के फरमान पे कितने कार्यकर्ता टेलीविजन को छोड़ के उनके दफ्तर पहुंचते हैं। झूठ, अफवाह। ये जयराम रमेश, आपने कह दिया 150 डीएम को अमित शाह ने फोन किया है। डीएम नहीं होते आजकल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जनरली वो रिटर्निंग ऑफिसर होता है। यह बहुत बड़ा पाप हो जाएगा कोई नेता, किसी पार्टी का लीडर वो रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर दबाव बनाए या कुछ करे। आपने क्लेम कर दिया 150 रिटर्निंग ऑफिसर्स को गृह मंत्री फोन करके धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। और जब इलेक्शन कमीशन ने आपको नोटिस दिया कि भाई बताओ क्या, किस आधार पे आपने ये काम किया, तो उनके पास जवाब नहीं। बोलेंगे 7 दिन के बाद। भाई 7 दिन के बाद क्यों? सबको इस केजरीवाल की बीमारी लग गई है, स्पिट एंड रन की। जिसको जो मन आता है वो एलिगेशन लगा करके निकल जाएगा।
हम लोग बार बार कहते हैं इस देश में झूठ बोलना पाप तो है लेकिन अपराध नहीं है। अपराध घोषित कर दिया जाए, ये इस तरह के जिसको कहते हैं कौन है ये जयराम रमेश, मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता है, कभी जीवन में चुनाव, ये लड़ाई नहीं, गांधी परिवार की चमचागिरी करते करते, और आप पूरे दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक एक जो प्रश्न कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए गए, चाहे ईवीएम का हो, चाहे वो प्रोसेस का हो, चाहे वो पोस्टल बैलेट का हो, ये तमाम चीजें आज एक एक करके इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया। उसके ऊपर कुछ इनको कहने के लिए नहीं है। तो बेसिकली ये लोग कुछ और ही कल करना चाह रहे हैं, और जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को बहुत कीमती तरीके से चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने तो आज विपक्षी पार्टियों के एजेंडे को एक्सपोज कर दिया, लेकिन नतीजों से पहले जो एक्टिविटी विपक्ष के नेताओं की नजर आ रही है, चाहे वो बयानबाजी करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, रणनीति बनाना कि किस तरह से कल नतीजों पे खलल डाला जाए, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्या बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी हो रही है? तैयारी तो यही है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जयराम रमेश जैसा व्यक्ति ये लेटर लिख रहा है कि आप लोग कार्यालय पे आइए, कांग्रेस दफ्तर पर आकर चुनाव के नतीजे देखिए। ये कांग्रेस के दफ्तर पर अगर 1500 लोग पहुंचते हैं तो उसको कैसे मोबिलाइज किया जाएगा, उसको किस तरफ से उनको दिखाया जाएगा रास्ता कि यहां से जाते हुए तुम क्या करो। क्योंकि ये जो लोग इकट्ठे होंगे, और भीड़ जब इकट्ठी होती है तो भीड़ की शक्ल नहीं होती है, भीड़ का एजेंडा नहीं होता है, आप रोक नहीं सकते चाहोगे तो भी। लेकिन इनका तो एजेंडा ही वही है कि हम चाह रहे हैं कि किसी तरीके से दंगा फसाद हंगामा हो, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इन लोगों ने जो कि चुनाव के समय काउंटिंग हो रहा था और उसमें हमारे एजेंट ने जो कंप्लेन दायर की उस पर सुनवाई नहीं हुई तो भड़क गए। ये इन लोगों ने 2-3 दिन पहले से ये बात करनी शुरू कर दी है, और सारे इनके मीटिंग उसी के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। अगर जयराम रमेश की बात करते हैं, ये कौन है? सही मायने में अगर देखा जाए, इन्वायरमेंट मिनिस्टर रहते हुए भी जयराम रमेश ने देश के साथ गद्दारी की। हर प्रोजेक्ट के लिए, अपनी ही सरकार के प्रोजेक्ट को रोकने के लिए ये विदेशी एजेंटों से पैसा लिया है, उन लोगों के साथ सेटिंग की थी। और कई एक्सपोजर हुए इसके बारे में कि जब एक एनजीओ, जब स्थानीय संगठन में काम कर रहे लोग ये सब मिलजुल कर किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश करते हैं तो उस समय एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए सरकार के इसी मंत्रालय का उपयोग किया जाता है। लेकिन वो लोग जो दो तरीके से काम करते हैं, एक तो लीगल बैटल लड़ते हैं जहां पर ये लोग कोर्ट में जाकर उसके प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिका दायर करते हैं, और दूसरे तरफ इन लोगों को पैसे मिलते हैं कि वहां के स्थानीय संगठनों को इकट्ठा करो और फिर उनको पैसे देकर विरोध प्रदर्शन करवाओ ताकि सरकार के ऊपर दबाव क्रिएट हो। और यूपीए 1, यूपीए 2 के समय में ये जयराम रमेश जब एनवायरमेंट मिनिस्टर थे तो इसके ऊपर काफी आरोप लगा कि ये निष्पक्षता दिखाने के चक्कर में कई प्रोजेक्ट को एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं दिया, जिसके कारण रुका हुआ था। ये सारे अर्बन नक्सल, जिसको पीएम मोदी कहते हैं, वो अर्बन नक्सल है, और यही तरीका अपना रहा है कि किसी तरह से ये जो काउंटिंग हो उसके बाद रिजल्ट आए तो पूरी दुनिया में बदनाम किया जा सके कि देखिए लोग समर्थन नहीं कर रहे थे, लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे सीए एनआरसी के खिलाफ ये प्रदर्शन करने वाले कितने लोग थे? 2% लोग भी नहीं थे। अलग अलग राज्यों में देखिए 2000-1000 लोग सड़क पर उतरे, टायर जला दिया, हिंसा फैला दिया, अराजकता का माहौल पैदा कर दिया, और उसके बाद कहा गया पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं। शाहीन बाग में कुछ महिलाएं बैठ गई और लंबे समय तक, 1 साल तक हिंदुस्तान जल रहा है सीए के नाम पर। यही ये करना चाहता है कि पूरी दुनिया में किसी भी तरीके से हिंदुस्तान को बदनाम किया जाए, पीएम मोदी को बदनाम किया जाए, और साबित कर दिया जाए कि जैसे रूस में पुतिन कर रहे हैं वैसे ही यहां पर ये कर रहे हैं, इन लोगों ने तानाशाही स्थापित कर दी है। ये पूरी की पूरी इसकी साजिश है। लेकिन
अभी जो सिक्योरिटी अलर्ट जारी हुआ है उससे इनके अंदर थोड़ी घबराहट है, और घबराहट होनी भी चाहिए, क्योंकि मोदी इस बार कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। वो बार बार कहते हैं दंगाइयों से निपटा जाएगा, और फिर जो साजिश करेगा वो जेल के अंदर दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, और जो खुफिया रिपोर्ट आईबी को मिली थी उसके तहत ही सुरक्षा व्यवस्था जो है कल चाक चौबंद रहेगी। 3 लेयर की सिक्योरिटी के साथ वोटों की गिनती होगी। किस तरह से मोदी सरकार, जांच एजेंसियां, आईबी इनसे निपटेगी? देखिए, बात समझिए, काउंटिंग हो रही है। कोई सभ्य समाज में क्या होगा कि वहां बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी सिक्योरिटी के आराम से, आसानी से काउंटिंग हो जाए। सारी चीजों का वीडियोग्राफी होता है, 1 सेकंड भी वीडियो बंद नहीं होता। सीसीटीवी की नजर में सारी चीजें होती है। फिर सिक्योरिटी करने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि कुछ लोग जानवर बनना चाहते हैं, कुछ लोग नक्सली बनना चाहते हैं। ये तमाम जो जानकारी मिल रही, जो अर्बन नक्सल्स हैं, नक्सली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आंदोलन जीवी हैं, जिस तरीके से ये शाहीन बाग वाले, ये पीएफआई का पूरा नेटवर्क और उनका मॉडस ऑपरेंडी, राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि 5000 लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए, वो कहेंगे भाई हम हार रहे हैं, हमारे साथ बेईमानी हो गया। कोई अफवाह उड़ा दे कि भाई देखिए ईवीएम में, जिस ईवीएम में कांग्रेस को वोट मिल रहा था उसको बदल दिया गया, और आगजनी हो जाएगी, तब फिर क्या होगा? हिंसा भड़क जाए तब क्या होगा? और मैं आपको बता रहा हूं, देश की जनता से यह अपील, सजग रहिएगा कल। और इस तरह के तत्व अगर नजर आते हैं, उसके साथ जरा सा भी कोई सिंपैथी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार क्या कर पाएगी, पुलिस क्या कर पाएगी, वो तो अपनी जगह पे है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हिंसा भड़के, ये चाहते हैं कि पुलिस गोली चलाए, ये चाहते हैं कि भाई वहां पे जो है सीआरपीएफ और आरपीएफ जो है वो आकर के वहां पे डंडे बरसाए, ताकि विजुअल बने और ताकि पूरी दुनिया में ये बताया जा सके कि भाई देखिए किस तरह से जो है इलेक्शन के दौरान गड़बड़ की जा रही थी, और जब लोगों ने विरोध किया तो भाई प्रोटेस्ट और डंडा चलने लग गया। ऐसी स्थिति को काउंटर करने के लिए बेस्ट तरीका यह है कि घर से बाहर निकल करके इन लोगों को बाकायदा रोका जाए। जनता जब तक इसका जवाब नहीं देगी, ये राजीव ने बिल्कुल सही कहा, भाई कितने लोग थे देश में? मुसलमानों की संख्या है कम से कम 20 करोड़। 500 लोग इकट्ठा थे शाहीन बाग में। देश भर के सारे जगहों को अगर आप जोड़ लें तो 20,000 लोग भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। 20 करोड़ में 20,000, वो भी सड़कों पे नहीं थे, लेकिन ये बवंडर करने वाले, यही यूट्यूबर्स, यही दलाल पत्रकार, यही इकोसिस्टम, यही वॉशिंगटन पोस्ट, यही चाइना के दलाल, आईएसआई से पैसे लेने वाले ये पत्रकार, ये सारे लोगों ने हिंदुस्तान को इस तरीके से बंधक बना लिया, बदनाम कर दिया। तो आप ये समझिए कि ये लोग किस तरह की तैयारी में जुटे हुए हैं। जयराम रमेश, बहुत सही कहानी सुनाया राजीव ने। उसके नाम से टैक्स चलता था, उसके नाम से टैक्स चलता था। चोरी कर करके इन लोगों ने सारे रिकॉर्ड्स बना दिए घोटाले के, कांग्रेस पार्टी ने। अभी इन लोग संत महात्मा बन रहे हैं, डेमोक्रेसी बचाएंगे। डेमोक्रेसी बचाने का मतलब यह है कि हम चुनाव जीत जाएं। हम कर्नाटक में जीत जाते तो डेमोक्रेसी बच जाती है, हिमाचल में हम जीत जाते तो ईवीएम भी ठीक, इलेक्शन कमीशन भी ठीक, बंगाल में बीजेपी हार जाती है तो हमारी मॉरल विक्ट्री हो जाती है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, भाई तुम्हारे सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गए, 0 सीट आया, इतने बड़े मूर्ख हो कि तुम उस अपनी हार को मॉरल विक्ट्री में बता रहे थे। तब इलेक्शन कमीशन ठीक था। जब दिल्ली में ये नटवर लाल जीतता है तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो इनके पेट में जो है खलबली होने लगती है। कल हिंदुस्तान की जनता के लिए भी टेस्ट है कि हम क्या समाज में इस तरह के जो नक्सली, आतंकी, टेररिस्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिनका डेमोक्रेसी के ऊपर विश्वास नहीं है, क्या
इनके साथ कोई सिंपैथी रखने की आवश्यकता है या नहीं, या फिर इस तरह के लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है? बिल्कुल, तो विपक्ष का एजेंडा तो राजीव सर एक्सपोज हो चुका है, लेकिन पार्टियां तो उनका भी चुनावी जो है साख दांव पे लगा हुआ है। लेकिन विपक्ष के कई बड़े ऐसे नेता भी हैं जिन पे भी सभी की नजर है। बताया जा रहा है जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसके मुताबिक अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव हार सकते हैं। राहुल गांधी जिनका वायनाड से वोट परसेंटेज काफी ज्यादा घट सकता है। अगर विपक्ष के तमाम ये बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं, इस लिस्ट में हालांकि कई बड़े नाम भी शामिल है, तब ये क्या करेंगे? देखिए, ये परेशानी तो इन लोगों की है, और इसलिए जैसे ही केरल में आंकड़े आए एग्जिट पोल के कि 2 से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, सबसे ज्यादा बौखलाहट शशि थरूर को हुई। सबसे पहले चैलेंज किए कि नहीं, केरल में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, 1 सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि शशि थरूर को लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अगर 1 सीट जीतती है तो हो सकता है कि उन्हीं की सीट जीत जाए। राजीव चंद्रशेखर ने कड़ी टक्कर दी थी। अब ये लोग इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में, देखिए ओवैसी की सांसें अटकी हुई है, काफी कड़ा टक्कर दी थी, और जिस तरीके से आरोप लगे ओवैसी के ऊपर, जिस तरीके से फर्जी वोटिंग के आरोप लगे, उसके बाद ओवैसी अगर उनका मार्जिन कम होता है जीत का भी, जीत भी जाते हैं किसी तरह, तो हैदराबाद में वर्चस्व नहीं रहेगा। आगे के चुनावों में भी चैलेंज होता रहेगा, ये इस्लामिक किला धराशायी हो जाएगा। अखिलेश यादव तो कन्नौज से चुनाव हारेंगे ही, और राहुल गांधी की सांसें अटकी है रायबरेली को लेकर भी। ऐसा है कि रायबरेली में जीत की संभावना ज्यादा है, लेकिन जीत की गारंटी राहुल गांधी के पास भी नहीं है, और इसलिए इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में भी यही एलिगेशन लगाने के लिए पूरी साजिश रची है कि अगर कोई बड़ा नेता हारता है तो भी वहां पर रिकाउंटिंग करवाओ, इलेक्शन कमीशन में जाओ, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ और उसे चैलेंज करो कि ये कैसे हो सकता है कि यहां पर हम चुनाव हार सकते हैं। इन लोगों ने पूरी जो तैयारी 1 जून की मीटिंग के बाद की है, इन्हीं बातों के लिए की है कि हम कैसे 2 तरफा लड़ सकते हैं, एक सड़क पर उतरकर और दूसरा कोर्ट में जाकर। दोनों तरफ से इस जीत की खुशी में खलल डालने की तैयारी इनकी रही है, और इसलिए इन लोगों ने हार के बारे में चर्चा नहीं की, ये नहीं चर्चा की कि आगे हम कैसे जीत सकते हैं, बल्कि चर्चा इस बात की रही कि इस हार के बाद कैसे मोदी को बदनाम कर सकते हैं, हिंदुस्तान को बदनाम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का जुड़ने। धन्यवाद। तो विपक्ष पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में बेदम हो चुका है। विपक्षी पार्टियों को, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को यह समझ में आ गया है कि वो चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, और इस हार की बौखलाहट को देखते हुए उन्होंने अलग अलग तमाम नेताओं के साथ मीटिंग भी की है। एजेंडा सेट किया गया है कि कैसे कल के दिन को खराब किया जाए, माहौल खराब करने की कोशिश की जाए, नतीजों में खलल डाला जाए। हालांकि अब देखना होगा कि कल के नतीजे क्या कुछ सामने आते हैं। आप कैपिटल टीवी पर चुनावी नतीजे सुबह 8 बजे से ही देख सकते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हमारे इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।